हेलो दोस्तों, हमारे जेके एग्रीकल्चर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम है जसवंत। आज हम लोग बारले की खेती पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जेके एग्रीकल्चर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे बोटेनिकल नेम बारले का, बारले को हिंदी में बोलते हैं जौ। जौ फैमिली इसकी जो बोटेनिकल नेम है इसका हार्डियम वेलगेयर। क्या है नाम? हार्डियम वेलगेयर। इसकी फैमिली ग्रेमनी या पोएसी। पोएसी जो है ये नया मतलब नया वर्ड है। ये अगर ऑप्शन में ग्रेमनी भी दिया है और पोएसी भी दिया है तो हम लोग सबसे पहले पोएसी को टिक करेंगे। पोएसी को टिक करेंगे, यही सही माना जाएगा। चलिए, क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर यानी कि 2n। क्रोमोजोम नंबर यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या 14 यानी कि 14। अब बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की, यानी कि जन्म स्थान। जन्म स्थान बारले का है यानी कि जौ का है जन्म स्थान अब्सीनिया या इथोपिया। ऑप्शन में ज़्यादातर इथोपिया ही आता है और अब्सीनिया भी कभी कभी आ जाता है। चलिए, और हाँ, डॉर्फिंग जीन। अब बारले, बारले में जो जीन पाई जाती है डॉर्फ के लिए यानी कि बौनी जातियों के लिए, बौनी जातियों के लिए जो जीन मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती उजो। उजो जीन डिस्कवर्ड, इसकी उजो जीन की डिस्कवर्ड किया था जापान ने, इसको दिया था। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट 35 से 40 ग्राम होता है जौ का। आइसोलेशन डिस्टेंस इन बारले, फाउंडेशन सीड की होती है 3 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए होती है 3 मीटर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसका बारले का यूज किया जाता है, माल्ट में यूज किया जाता है, बियर में यूज किया जाता है, विस्की में यूज किया जाता है और इंडस्ट्रियल एल्कोहल में यूज किया जाता है और विनेगर में यूज किया जाता है। बिस्कुट भी में बनाने में यूज किया जाता है और यूएसए में केटल को और हॉर्स को मतलब घोड़े और मतलब जानवरों को चारे के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं इसकी मेडिकल वैल्यू। इसको मेडिकल में क्या, मेडिकल वैल्यू इसकी क्या है? ये पहले फर्स्ट नंबर, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूज कर देता है, मतलब लीवर में कोलेस्ट्रॉल को, लीवर में कोलेस्ट्रॉल को मतलब कम कर देता है। कौन? ये बारले। बारले को खाने से लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल रिड्यूज मतलब कम कर देता है। नंबर 2, स्टिमुलेट यानी कि फैटी एसिड सिंथेसिस इन लीवर। फैटी स्टिमुलेट कर देता है फैटी एसिड को सिंथेसिस इन लीवर में, लीवर में फैटी एसिड को सिंथेसिस कर देता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बारले। क्लासिफिकेशन ऑफ
बार्ले। दीज आर 3 स्पीसीज ऑफ बार्ले। बार्ले की 3 स्पीसीज हैं। नंबर 1 हार्डियम वल्गेयर, जो ज़्यादातर ही उगाया जाता है। और हाँ, दूसरी बात, जो हार्डियम वल्गेयर है ये 6 रो, यानी कि 6 रो, इसे 6 रो बार्ले बोलते हैं। ये इसमें जो आल होती हैं, आल 3 स्पाइक बहुत ही फर्टाइल, 3 स्पाइक जो होती हैं वो होती हैं फर्टाइल, यानी कि फर्टाइल होती हैं हार्डियम वल्गेयर में। हार्डियम वल्गेयर पहला नंबर देखो, हार्डियम वल्गेयर होता है 6 रो बार्ले इसे बोलते हैं, 6 रो बार्ले होता है। इसमें आल 3 जो स्पाइकलेट होती हैं वो होती हैं फर्टाइल, और जो स्पाइकलेट इन 6 जो 3 मतलब इसमें जो 6 होती हैं स्पाइकलेट में, जो स्पाइकलेट मतलब जो आल स्पाइक होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, उसमें 3 फर्टाइल होती हैं। 6 होता है 6 रो बार्ले, 3 फर्टाइल होती हैं, 3 नॉन फर्टाइल होती हैं। स्पाइकलेट इन 6 डिस्टिंक्ट रो आर अरेंज यूनिफॉर्म डिस्टेंस अराउंड द रेकिस। रेकिस के जो चारों ओर 6 रो मतलब अरेंज हो रो स्पाइकलेट अरेंज होती हैं। दिस ग्रुप इज मोस्टली कॉमन कल्टिवेटेड इन इंडिया। मतलब जो ये हार्डियम वल्गेयर है ये मोस्टली कल्टिवेटेड किया जाता है इंडिया में, इसकी खेती मोस्टली इंडिया में की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 हार्डियम इरेगुलर। हार्डियम इरेगुलर इन दिस ग्रुप ईयर मे बी 6 रो एंड 2 रो। हार्डियम रेगुलर है ये 2 रो भी है और 6 रो भी है, ये दोनों है। अब बात करते हैं नंबर 3 हार्डियम डिस्टिकॉन। इसमें पहला नंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 रो। ये 2 रो का बना होता है, मतलब इसमें 2 रो बार्ले होती हैं। ओनली सेंट्रल स्पाइकलेट इज फर्टाइल। इसमें सिर्फ ओनली सेंट्रल स्पाइकलेट जो होती है वो फर्टाइल होती है, बाकी नॉन फर्टाइल होती हैं। और उसमें जो 6 रो बार्ले था, हार्डियम वल्गेयर था, उसमें 3 रो ही फर्टाइल थी। समझ रहे हैं बात? समझते रहना ध्यान से। अब बात करते हैं बार्ले में प्रेजेंट कंटेंट। बार्ले में मोस्ट नंबर 1 प्रोटीन। बार्ले में प्रोटीन पाई जाती है वो होती है 11.5%। 11.5%। जो प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिनाइड्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज मात्रा 74 होती है, और इसमें फैट पाई जाती है 1.3%, और क्रूड फाइबर जिसमें फाइबर परसेंटेज होता है वो होता है 3.9%। अस का परसेंटेज होता है इसमें 1.5%। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। नंबर 1 बार्ले फ्लोर डज नॉट कंटेन ग्लूटेन। बार्ले में ग्लूटेन जो प्रोटीन होती है वो इसमें इसके बार्ले के आटे मतलब जो आटे में ये ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नंबर 2 टॉप ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया राजस्थान। इसमें नंबर 1 मतलब टॉप पे जो है वो है बार्ले को ग्रोइंग मतलब बार्ले की खेती टॉप जो सबसे ज़्यादा की जाती है वो होती है राजस्थान में। नंबर 3 बार्ले विच इज मोस्ट ग्रोइंग इन इंडिया 6 रो बार्ले। जो 6 रो बार्ले होता है वो मोस्टली इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है।
6 रो बारले का। अब बात करते हैं टॉलरेंट ऑफ सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल बारले टॉलरेट होता है, मतलब टॉलरेंट होता है। बारले को अगर सैलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल में इसकी खेती की जाए बारले की, तो ये अच्छी तरह से मतलब ग्रो कर जाएगा। इस पर सैलाइन और एल्कलाइन का कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी है 17.4 कुंटल पर हेक्टेयर। और यूपी की जो बात की जाए तो यूपी की है 19.25 कुंटल पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं सूट ऑफ बारले इज कॉल्ड कुल्म। जो बारले का सूट होता है हम आपको बता दें, जैसे ये हो गया यहाँ से ये जो होता है इसे बोलते हैं सूट, इसे बोलते हैं सूट। और इस सूट को बोलते हैं कुल्म, यानी कि बोलते हैं ये कुल्म। साल्ट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ बारले। जो साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है बारले की वो है अंबर। वैरायटी सुटेबल फॉर माल्टिंग। जो माल्टिंग इसका बारले का यानी कि जौ का जो माल्टिंग बनता है, माल्टिंग के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सुटेबल वैरायटी है वो है RD 137। अब बात करें इसके इन्फ्लोरेसेंस की। बारले के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक या हेड या ईयर बोलते हैं। स्पाइक या ईयर या हेड बोलते हैं। ईयर हेड जिसे ईयर मतलब मान के चलो ये जो है ये जो है ये ईयर बोलते हैं, या स्पाइक, इसे ही स्पाइक बोलते हैं। इसे भी स्पाइक बोलते हैं। ये जो है स्पाइक है। और हाँ एक और बात बताते हैं, इसमें लीमा और पीलिया दो होते हैं। इसमें लीमा और पीलिया। लीमा इस जो लंबे वाला पार्ट होता है ये लंबे वाला जो पार्ट होता है ये इसे बोलते हैं लीमा। एल से लंबा मतलब लंबा वाला जो पार्ट है वो लीमा हो गया। पीलिया जो होता है इसके जो अंदर वाला ये पार्ट होता है ये होता है पीलिया, इसे बोलते हैं पीलिया। एल से याद रखेंगे लंबा वाला लीमा, छोटा और जो बचा वो पीलिया, दो ही होते हैं इसमें। हाँ ये भी याद रखेंगे कि जो बारले में भी लीमा पीलिया पाया जाता है, और व्हीट में यानी कि गेहूं में भी पाया जाता है लीमा पीलिया। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की। बारले के लिए जो क्लाइमेट रिक्वायर होती है मोस्टली ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 25 से इसमें मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग में गलती हो गई। इसमें रखेंगे हम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए 25 से 30 डिग्री माना जाता है। अब बात करेंगे जर्मिनेशन के लिए। टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। ग्रेन मैच्योरिटी टेम्परेचर, मतलब दाने पकने के समय टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बात करें वार्म सीजन होना चाहिए, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। कोल्ड ठंडी के समय आप तो जानते हैं रबी की क्रॉप है तो कोल्ड तो होना चाहिए, वार्म सीजन भी होना चाहिए। और पकने के लिए
ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब गर्मी का हल्का मौसम जो आ जाता है वही अप्रैल मई के बाद में वो पकने के लिए टाइम होता है। और ये लॉन्ग डे प्लांट है और C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट C3 प्लांट है। अब बात करेंगे इसकी सॉइल की। सॉइल बार्ले के लिए सैंडी लोम, मोस्टली सैंडी लोम की आवश्यकता होती है। और पीएच के लिए 7 से 8 पीएच रिकॉर्ड होता है। सीजन रबी सीजन मतलब जो गेहूं की जो सीजन है उसी में ही जौ का यानी बार्ले और गेहूं जो होता है, जौ और गेहूं जो होता है वो साथ ही में इसकी सोइंग की जाती है लगभग सेम टाइम। सोइंग टाइम अक्टूबर से नवंबर। सीड रेट, अब बात करें सीड रेट की। इरीगेटेड एरिया, ये एरिया वाइज सीड रेट है। इरीगेटेड एरिया के लिए 100 kg पर हेक्टेयर, रेन फेड एरिया के लिए 80-100 kg पर हेक्टेयर। नॉर्मल सीड रेट है वो है 75 से 80 kg पर हेक्टेयर। अब बात करें स्पेसिंग रिकॉर्ड। स्पेसिंग के लिए यानी कि रो टू रो यानी कि पंक्ति से पंक्ति दो, रो टू रो जो दूरी होती है उसे पंक्ति से पंक्ति, और जो रो से रो दूरी होती है वो पंक्ति से पंक्ति यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। और बात करें प्लांट टू प्लांट के बीच की दूरी, वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ सोइंग 5 सेंटीमीटर। अब बात करें वैरायटी। देखो नंबर 1 हस्कलेस वैरायटी। हस्कलेस वैरायटी मतलब जिसमें बाहरी आवरण नहीं पाया जाता है। जो वैरायटी देखिए कौन कौन वैरायटी है। नंबर 1 डोलमा, ये हस्कलेस वैरायटी है। फिर करण 18, 19 ये हस्कलेस वैरायटी हैं और डिमांड ज़्यादातर फार्मरों की हस्कलेस वैरायटियों की ही रहती है। नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी मोल्या जो वैरायटी है बार्ले की वो नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी है। अब डबल पर्पज के लिए यानी कि ग्रेन के लिए भी और फॉडर यानी कि चारे के लिए भी देखिए कौन कौन सी वैरायटी। रत्ना है, करण 2, 5, 10, करण 2, करण 5, करण 10 ये हैं डबल पर्पज के लिए बार्ले की वैरायटी, मतलब किस्में। हिंदी में वैरायटी को हिंदी में बोलते हैं किस्में। अब बात करते हैं अदर वैरायटी की। अदर वैरायटी में ज्योति आती है, रंजीत है, क्लीपर है, अंबर है, आज़ाद है और कैलाश है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग की। नंबर 1 ब्रॉडकास्टिंग, नंबर 2 जीरो टिलेज, नंबर 3 बिहाइंड द प्लॉक। ब्रॉडकास्टिंग छिटकवा जिसे हम लोग गांव में ज़्यादातर जनरली यूज किया जाता है, छिटकवा भी बोलते हैं। जीरो टिलेज बिना जुताई मतलब जो जिसमें जुताई नहीं की जाती है उसे हम जीरो टिलेज बोलते हैं और सीधा सोइंग कर दी जाती है। बिहाइंड द प्लग जो यानी कि जुताई करते समय जो कोण बनता है यानी फर्रो बनता है उसमें हम एक ही डालते जाएं वो बिहाइंड द प्लग बोलते हैं इसे। और बात करें अब सीड ड्रिलिंग यानी सीड ड्रिलिंग से भी बुआई करती है, मशीन आती है, डेबलिंग के द्वारा भी बुआई करती है। और फिर एक आता है फर्व यानी फर्रो इरीगेटेड रेज्ड बेड, सॉरी बेड लिखा है यहाँ पे गलत हो गया, फर्रो इरीगेटेड रेज्ड बेड फर्व यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है फर्व। अब बात करें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ बार्ले FIM 12.5
सॉरी यहाँ पे टन है, 5 टन प्रति हेक्टेयर, 12.5 टन प्रति हेक्टेयर FIM डालते हैं। और हाँ, ये भी याद रखेंगे कि जो FIM डालेंगे खेत में, वो सोइंग के कम से कम 15 से 20 दिन पहले डालते हैं। स्प्रेड यानी फैला देते हैं, स्प्रेड कर देना चाहिए 15 से 20 दिन पहले। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटेशियम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और हाँ, नाइट्रोजन का हाफ यानी कि आधा नाइट्रोजन को हम, हाफ डोज जो होता है नाइट्रोजन का, वो हम मतलब सोइंग के टाइम देते हैं। और फास्फोरस का फुल डोज सोइंग टाइम, पोटास का फुल डोज सोइंग टाइम। और जो बचा आधा नाइट्रोजन का जो डोज होता है, वो हम लोग मतलब वही 20 से 30 दिन के बाद, 20 से 25 या 30 दिन के बाद हम लोग दे देते हैं, स्प्रे का मतलब इस ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अब बात करें ग्रोथ ऑफ स्टेज, बार्ले की जो ग्रोथ स्टेज है वो बात करें। नंबर जर्मिनेशन और इनिशियल सीडलिंग या स्टेबलिशमेंट। फिर बात करें टेलरिंग आती है, फिर जॉइंटिंग और बूटिंग, फिर आती है हेडिंग, फिर आती है रिपनिंग, फिर आती है मेचोरिटी एंड ड्राइंग स्टेज। मेचोरिटी और ड्राइंग स्टेज पकते समय, रिपनिंग मतलब पकते समय, मेचोरिटी मतलब ड्राइंग मतलब कठोर, मतलब हाईएस्ट मेचोरिटी लेवल पे चला जाता है। और अब बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो देखिए दोस्तों, बार्ले में वाटर मैनेज के लिए मोस्टली 2 से 3 इरिगेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और इनके लिए क्रिटिकल स्टेज, अगर 2 से 3 दिन ही सिंचाई पड़े तो मोस्टली सीडलिंग या स्प्राउटिंग के टाइम देते हैं। फिर एक्टिव टिलरिंग मतलब जो टिलरिंग किल्ले निकलते हों, किल्ले निकलते समय देते हैं। और फिर आती है फ्लैग लीफ मतलब जो लीफ जो बनते समय, लीफ मतलब फैलते समय। और फिर आती है मिल्किंग या सॉफ्ट मिल्किंग स्टेज पर, या सॉफ्ट डफ है दाना बनते समय स्टेज पर देते हैं। जनरली 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब बात करें वीड मैनेजमेंट की, तो वीड मैनेजमेंट के लिए पोस्ट इमरजेंस होती है एक हर्बिसाइड, एक होती है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड वो होती है आइसोप्रोट्यूरान 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये दे देते हैं पोस्ट इमरजेंस मतलब जर्मिनेशन के बाद। और फिर टू फोल्ड ही देते हैं, वो 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ड्यूरिंग 3 से 5 लीफ हो जानी चाहिए, 3 से 5 लीफ हो और हम हेर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, हेर्बिसाइड अप्लाई कर देते हैं। अब बात करें हार्वेस्टिंग की, दोस्तों हार्वेस्टिंग मोस्टली या जनरली जब येलो मतलब येलोइंग होने लगे और येलो कलर दिखने लगे और ड्राई स्ट्रा, जो इसका स्ट्रॉ है वो ड्राई होने लगे, विजुअल इंडिकेटर मतलब दिखने लगे पीले रंग का और ड्राई स्ट्रॉ होने लगे, तो वो समझो कि कटाई के मतलब कटाई का टाइम मतलब मोस्टली हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। मोस्ट सुटेबल स्टेज इन ग्रेन मॉइस्चर, जो ग्रेन मॉइस्चर, जब ग्रेन में कितने परसेंटेज मॉइस्चर होना चाहिए कि जब कटाई करनी चाहिए, 20 से 30% मॉइस्चर हो तब कटाई कर लेना चाहिए। ग्रेन में 20 से 30% मॉइस्चर हो कर लेना चाहिए कटाई। यूज ऑफ इक्विपमेंट इन हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट या इक्विपमेंट आवश्यकता होती है? कंबाइन के द्वारा करवा सकते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा और थ्रेसिंग के द्वारा। और बात करें स्टोरेज की, मॉइस्चर स्टोरेज के लिए मॉइस्चर 10 से 12% की आवश्यकता होती है। अब बात करें ईल्ड की, ईल्ड के लिए ग्रेन की ईल्ड होती है जो 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर, 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर। और स्ट्रा यानी जो भूसा, स्ट्रा का मतलब होता है भूसा, भूसा जो होता है स्ट्रॉ होता है वो 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए
और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और कमेंट करके बताना इसमें आपको अगर कोई मॉडिफिकेशन के लिए मतलब लगे कि आप इसमें ये होना चाहिए तो वो बताना मुझे और कमेंट करके। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे आप लोगों की पढ़ाई होती रहे। और हाँ, आपको जो मुझसे चाहिए हेल्प और वो मैं करूँगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अगर रिकॉर्ड आपके कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और लाइक कर देना, साथ शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, जिससे और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी सारी वीडियो की